हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहाँ की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग दोनों सफर करते हैं। जिस क्लीन माइंड से सरकार को गवर्न करना चाहिए वो साफ सोच मुझे नहीं दिखती। ये हालात और वो जो घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब अखबार उनको तवज्जो भी नहीं देते। चीन का देख लें, आज मैंने पढ़ा कि अब तो कश्मीर का भी कोई एरिया वो क्लेम कर रहे हैं। मैं अरुणाचल की बात नहीं कर जी। जो आया राम गया राम का फैशन है कि इसको खरीद लो और उसको तोड़ दो, सरकारें चलती नहीं। चीन से हम मुकाबला नहीं कर सकते इस वक्त। चीन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें पाकिस्तान से हाइफेनेट कर दिया गया कि पुलिस वाला मुझे चलते चलते झापड़ मार देगा या थाने में मेरी टांग तोड़ देगा। ये खौफ आपको हटाना। दंगा हो नहीं सकता अगर कप्तान और कलेक्टर उसको रोकना चाहे। आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आरएसएस खुद एक मुअम्मा है। आपको क्या अधिकार है मेरा राष्ट्रवाद चेक करने के लिए? आप सेकुलर शब्द हटा के आपको क्या मिलेगा? हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है इसको पाटना पड़ेगा और ये एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है। इसको कोई आज माने या इसको कोई कल माने, इसकी ब्रिजिंग जो है ये मस्ट है। हिंदुस्तान में हम क्यों सिर्फ मुसलमानों की बात कर? सबका साथ सबका विकास एक बार कह के नहीं चलता। वहाँ के डीएम को और एसपी को आपको सजा देनी। 11 साल इज अ ब्लिप इन हिस्ट्री। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ, जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ। मीटिंग ऑफ माइंड्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपने समाज की एक बड़ी शख्सियत को लेकर आपके सामने हैं। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड अगर आपको मैं बताऊं तो इनका ताल्लुक हैदराबाद की एक बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली से है। इनके फादर का लीनेज जो है वो सऊदी अरबिया तक जाता है और अपनी मदर की तरफ से ये तुर्क और मुग़ल सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा समीउल्लाह साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के को फाउंडर रहे हैं और ये ख़ुद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका इंडियन नेशनल मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक बड़ा योगदान है। आप उसके वाइस चांसलर भी रहे हैं। आपकी स्कूलिंग दिल्ली के एक मायनाज स्कूल सेंट कोलम्बस स्कूल में हुई। उसके बाद वहाँ से आप उस कॉलेज में दाखिल हुए जिसकी तमन्ना हर स्टूडेंट करता है, सेंट स्टीफन कॉलेज। वहाँ से आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया। उसके बाद आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ से आपने एमए इकोनॉमिक्स किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की। इतनी फैली हुई शख्सियत है आज के हमारे मेहमान की। इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, सोसाइटी और सोसाइटी की लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन का, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मीट आउट करने का, क्राइसिस मैनेजमेंट का तजुर्बा है। इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ऑफ एकेडेमिया में भी आपका बड़ा भारी योगदान है। गालिब जैसे पोएट की शायरी का आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इतना ही नहीं बल्कि आपको हमारी इंडियन सिविल सोसाइटी में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो चंद थिंकर्स हैं जिनकी तरफ कम्युनिटी देखती है और जिनके व्यू को सुनना चाहती है और समझना भी चाहती है, उनमें से एक हमारे आज के मेहमान नजीब जंग साहब हैं। नजीब साहब, मैं आपका दिल की गहराई से खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। मेरी कोशिश होगी कि हम आज आपसे कुछ इस तरह के सवालात करें, कुछ इस तरह की बातचीत करें जिसका रंग जो है होलिस्टिक हो और जिसको एक होलसम इंटरेक्शन कहा जा सके। नजीब साहब, जब हम आपकी लाइफ के जर्नी को देखते हैं तो ये इतना फैला हुआ है और इसमें इतना कुछ देखने परखने और समझने को है कि जिससे आज का हमारा जो समाज है, जिसमें तरह तरह की बेचैनी हम और आप आज देख रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद आज की आपकी बातचीत से कुछ हमारी सोसाइटी को डायरेक्शन मिलेगी और कुछ चीज़ों का शायद समाधान खोजने में भी आपकी बातचीत से मदद मिलेगी। आप न सिर्फ एक सिविल सर्वेंट रहे हैं बल्कि आपको सीधा गवर्नेंस का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है। आज जब आप मुल्क के हालात को जिस तरह भी आप देखते हैं
उसमें आज की गवर्नेंस को उस गवर्नेंस से जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है, कहाँ पाते हैं उसमें? क्या आपको उसमें ऐसा लगता है जो रीअश्योरिंग है, और कहाँ आपको लगता है कि उसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं नहीं समझता कि मैं उसका मुस्तहिक हूँ। कुछ एग्जैजरेट ज़्यादा कर दिया आपने। नहीं, जो फैक्ट्स पर बेस है। बहरहाल और मैं आपको मुबारकबाद भी दे दूँ, इतना उम्दा आपने ये इंतज़ाम किया है, ये स्टूडियो है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें और 4 चांद लगें और अच्छे अच्छे आदमी आए, क्योंकि जो आपने काम शुरू किया है ये मेरी नज़र में बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ये बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। गवर्नेंस क्या होता है, इसको हम समझें। जी। गवर्नेंस वो होता है ख्वाजा साहब जब पॉलिसी बनती है और पॉलिसी का ओवरव्यू पॉलिटिशियन, सरकार, गवर्नमेंट देखती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। गवर्नेंस वक्त के साथ साथ इसका जो पैमाना है, इसकी जो कैनवस है, वो बदलती है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी मुल्क में, वैसे वैसे गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग एक अपना दायरा अलग करती चली जाती है। जी। तो अगर हम गवर्नेंस देखें जवाहरलाल नेहरू के ज़माने का, जी, कि जो पॉलिसी बनी, हिंदुस्तान एक जवान मुल्क था, आज़ाद हुआ था, उस वक्त की क्या ज़रूरियात थी जी, और किस तरह पॉलिसी मेकर सोचते थे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन उस ज़माने का ICS अफसर कैसे करता था, वो टाइम अलग था। आज की गवर्नेंस, माहौल बदल गया है, प्रॉब्लम्स बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, सोचने का तरीक़ा बदल गया है। जी, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा मुल्क एक जवान मुल्क हो गया है। जी, कि जब आबादी आपकी मेरे ख्याल 60-65% जी शायद हाँ, बिल्कुल 30-35 साल की उम्र से कम है, तो the dimensions have considerably altered. अब आज की अगर हम बात करें तो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है। जी, और डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जो पॉलिटिकल सोच में धीरे धीरे तब्दीली आई है, उसकी वजह यह है कि पावर में रहना इतना कठिन है, पावर में आना इतना कठिन है कि पावर में अपने आप को रखना उससे ज़्यादा कठिन हो जाता है। और उसके लिए फिर नेता हो, सरकार हो, कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा करती है बनिस्बत से सन 50 के या 60 के दशक के। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं तो गवर्नेंस उसमें सफ़र करती है। पॉलिटिकल डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप अगला इलेक्शन देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में तो हर वक्त इलेक्शन का माहौल है। अगर आज बंगाल होने वाला है तो कल तमिलनाडु होने वाला है, तो परसों उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो जब हर वक्त एक पॉलिटिकल माहौल होता है, तो सरकार जो आपके प्राइम मिनिस्टर हों चाहे चीफ मिनिस्टर हों, वो हर वक्त इस पे तवज्जो देते हैं। तो स्वाभाविक है कि गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग दोनों सफ़र करते हैं। ये बताइए कि अभी जैसे आपने जिक्र किया, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ का आपने तज़किरा किया, इलेक्शंस का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि हम गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे देश की कि हमारे यहाँ यूँ तो लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल चलती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे 5 साल के 5 साल में 3 महीने में 6 महीने में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं। और पूरा मुल्क जो है कहीं ना कहीं इन 5 सालों में, जबकि उसको गवर्नेंस के मोड में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में इलेक्शन के मोड में रहता है। और उसकी वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट होना फिर एक नेचुरल फिनोमेना है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस ऑफ द डे हैं और लीडरशिप ऑफ द डे है, उसका भी उसके साथ में एंगेज होना जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पावर में रहना, पावर में आना और पावर को अपने पास रखना, ये 3 चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स को और हमारी पॉलिटी को, हमारी गवर्नेंस को कहीं ना कहीं जो है वो मोल्ड कर रहे होते हैं।
या उसको कोई शेप दे रहे होते हैं या उसका कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ऐसे में हमारा देश जो इस वक्त एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम ले जाना चाहते हैं। ऐसे में एक तरफ तो ये कंपल्शंस गवर्नेंस के सामने, इलेक्शंस के, पावर की मजबूरियां वगैरह वगैरह, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो है नजीब साहब, वो हमारी जो सोशल फैब्रिक है हमारा, उस सोशल फैब्रिक में भी अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डिसकंटेंटमेंट हमको दिखता है, एक एलिमेंट ऑफ कभी कभी डिविजिवनेस भी हमको दिखता है। और जो हार्मनी हमको चाहिए, जिस तरह का पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमको सोसाइटी में चाहिए और जो शायद ज़रूरी है, इंडिस्पेंसिबल है फॉर इफ़ेक्टिव गवर्नेंस के लिए और इफ़ेक्टिव डिलीवरी के लिए, इस सब चीज़ को जब आप एक इतने तजर्बेकार इंसान के तौर पे देखते हैं और एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप जिससे कि मुल्क का माहौल भी अच्छा रहे, गवर्नेंस भी अच्छी रहे? और साथ ही साथ एक बात आपसे ये भी पूछता चलूँ कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इस पर भी आप अपनी बात पूरी करके इस पर भी अपना एक व्यू दीजिएगा। ख्वाजा साहब, मेरा ये मानना है कि जिस क्लीन माइंड से सरकार को गवर्न करना चाहिए जी, वो साफ सोच मुझे नहीं दिखती। ठीक, मुझे वो सोच नज़र नहीं आ रही जी, कि हमें मुल्क में हार्मनी रखनी है। रोज़ एक खबरें आती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्फाज नेता यूज़ करते हैं, जो इलेक्शंस में अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, जी, जो प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, वो हार्मनी की तरफ हमको नहीं ले जा रहा। इस मौके पे मैं आपसे छोटे छोटे वारदात का जिक्र करूं वो मुनासिब नहीं। जी, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये हालात और वो जो घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब अखबार उनको तवज्जो भी नहीं देते। लोकल अखबार देते हैं, उर्दू अखबार में आप समाचार पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन नेशनल पेपर्स हैं उसमें तो 8वें पेज पे एक छोटी सी खबर दे दी जाती है कि फलानी फलानी जगह ये घटना हुई। तो हमें एक पूरे मुल्क में एक नम्बनेस आ रही है। वी हैव बिकम नम्ब टू ट्रेजेडी अराउंड अस, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि सरकार में वो सेंसिटिविटी नहीं दिख रही है कि जो हालात बन रहे हैं उनको हम किसी तरह से काबू किया जाए। सिविक सोसाइटी अलबत्ता ज़्यादा जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है। देखिए, आप तो इस सब दुनिया में हैं, ये यूट्यूब वगैरह की। मैं ये देखता हूँ कि जो आपका सो कॉल्ड, वो लफ्ज़ भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो है जी, वो तो इख्तलाफ बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद तो हम आजकल आप जैसे पॉडकास्ट और यूट्यूबर्स से करते हैं, जो फिर भी उनकी सोच कुछ बहबूदी, कुछ लव और अफेक्शन की तरफ है, कुछ समझाने की तरफ है। तो गवर्नेंस को तो सख्त धक्का लग रहा है एक एटीट्यूड से, और वो एटीट्यूड ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी पे इतना वज़न दे दें कि गवर्नेंस केवल उनकी तरफ नज़र रखे और आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी जाए, या जैसे कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है ख्वाजा साहब, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन। जी, एफर्मेटिव एक्शन ये है कि सरकार का दायित्व बनता है कि माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना छोटा भाई समझे और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाए। वो कहीं हमको दिखता नहीं, उल्टा हमको ये दिखता है कि उनको नीचे खींचा जा रहा है। तो उससे तो हिंदुस्तान की जो हार्मनी है वो कायम नहीं होगी। इनफैक्ट इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड दैट वी आर लीडिंग दिस कंट्री इनटू। हमारी नेबरहुड सख्त डिस्टर्ब्ड है। जी, आप चीन का देख लें। आज मैंने पढ़ा कि अब तो कश्मीर का भी कोई एरिया वो क्लेम कर रहे हैं। मैं अरुणाचल की बात नहीं कर। जी, जी, पाकिस्तान के हालात देख लें। बिल्कुल।
वहाँ की गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हमारी तरफ है, उनकी क्या सोच हमारी तरफ है, ये देख लें। अब हमारे सामने एक बांग्लादेश की समस्या आ गई। इससे हम जूझेंगे या अपने अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये सरकार सोचे और बहुत गंभीरता से सोचे। एक ये बात, आपने जो एक इलेक्शन की बात की, देखिए ये डिबेट तो बहुत दिन से चल रही है। जी जी। मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें देखता हूँ। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, मैं एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में एक सरकार चल रही है जी। अब वो रेजर्स एज पे फर्ज कीजिए थी कि 52% और 48%, एक पार्टी। अब वो सरकार गिर गई 2 साल में, तो वहाँ इलेक्शन लाजमी हो जाता है। बिल्कुल। तो उसका कोई तोड़ हमारे पास निकला नहीं है अभी तक। जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स हैं उसका कोई तोड़ नहीं। आप 4 साल प्रेसिडेंट रूल तो कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। द पॉइंट रेज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एक पोल एक नेशन हो, वो बहुत एक वाजिब बात है। और उसी अंदाज से 1951 में शुरू किया था जब जवाहरलाल ने पहले इलेक्शंस किए थे। लेकिन आप देखते चलें कि जवाहरलाल के ज़माने से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। मिसेस गांधी ने तो केरला असेंबली 1957 में या 58 में बंद कर दी, 56 में बंद कर दी। तो इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते। और आज के ज़माने में जो आया राम गया राम का फैशन है कि इसको खरीद लो और उसको तोड़ दो, सरकारें चलती नहीं। एक नई चीज़ हो रही है हिंदुस्तान में। आपने देखा महाराष्ट्र में तो बिना इलेक्शन के ही आदमी इलेक्ट हो गया। ये तो मुझे भुट्टो साहब याद आ गए कि आपको याद होगा भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन कराया था 77 में, तो कई लोग उनकी पार्टी का अनइलेक्टेड आए, बिल्कुल अनअपोज्ड हो गए, अनअपोज्ड आए थे। जी हाँ जी। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में एक रिवोल्ट हुआ और भुट्टो निकाले गए। तो पॉलिटिक्स has taken a very strange and dangerous and immoral turn. नजीब साहब, मेरे सामने और आपके सामने, मैं समझता हूँ हमारे पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है। अभी आपने जिक्र भी किया उसका। इस वक्त हम एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, जो हमारा पड़ोस है, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, चाइना का जिक्र किया। देखिए, चाइना हमारा ज़बरदस्त स्टेट पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाइना की जो इंटेंट है टुवर्ड्स इंडिया, वो अगर हम पीछे से उसको देखें और आज भी देखें, और जिस तरह का उसका रवैया ओवरऑल बॉर्डर पर हमारे साथ है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह का उनका कनाइवेंस है, और उसके अंदर जो उनके डर्टी गेम प्लान्स हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अब अपना जो जिसको कहते हैं आम ज़बान में पींगें जो हैं, वो अपनी बांग्लादेश तक वो अपनी बढ़ा दी हैं। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसियां और चाइना जिस तरह से एक लार्जर गेम प्लान पे काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा मेजर रीजनल चैलेंज है हमारी पॉलिटी के लिए, और हमारी गवर्नेंस के लिए, और हमारी फ्यूचर डिप्लोमेसी के लिए। ऐसे हालात में जब आप ने इस तरह इशारा किया कि मुल्क के अंदर जो एक डिसकंटेंटमेंट है, और मुल्क के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ के साथ में उस तरह का आपको लगता है कि इस तरह का व्यवहार नहीं है जिस तरह का वो डिज़र्व करते हैं, या जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उनको एश्योर करता है, और उससे सीधे सीधे जो हमारी कम्युनल हार्मनी है, जो हमारा सेंस ऑफ इंटीग्रेशन है, या सेंस ऑफ एकोमोडेशन और एसिमिलेशन है, कहीं ना कहीं वो भी उसको छेड़ रहा है। तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द डे ही के इनिशिएटिव्स इसमें रिक्वायर्ड हैं, या सिविल सोसाइटी को भी कहीं और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है? मेरे जैसा आदमी जहां इस तमाम चीज़ से सहमत है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि जिस इंटेंसिटी के साथ में गवर्नमेंट के और सिविल सोसाइटी के और अपोजिशन ऑफ द डे के दरमियान में एक कनेक्ट होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन ऑनगोइंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है हमारी कम्युनिकेशन की, उसमें भी कई सारे फ्लॉज दिखते हैं। और ऐसे वक्त में जबकि हमको एक बिल्कुल एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पे खड़ा होना चाहिए, और हमारे यहाँ कम से कम जो हमारे फंडामेंटल नेशनल और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर एक यूनानिमिटी होनी चाहिए,
वहाँ भी वो सिनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती नजीब साहब, जो वक्त का तकाजा है। आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ को? मुझे इजाज़त दें ख्वाजा साहब, मैं इस एक तो नेबरहुड और फॉरेन पॉलिसी पे पहले थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। नेबरहुड अपनी जगह है जी। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनली भी बहुत कमज़ोर पड़ गई है। अच्छा जी। अमेरिका की बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है जी। हम कंफ्यूज्ड हैं कि ईरान के साथ हमारा क्या हो। पैलेस्टाइन से हमारी दोस्ती इतने बरसों रही, आपको याद होगा कि टिल लेट आई थिंक टिल 70s हम तो इजराइल को वीज़ा तक नहीं देते थे, रिकग्निशन नहीं था जी। और जो इजराइल जाता था उसका अलग से एक पन्ना लगा देते थे पासपोर्ट में। तो एक फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देने की बहुत सख्त ज़रूरत है अगर हमें अपना इंटरनेशनल स्टैचर बनाना है। चीन से हम मुकाबला नहीं कर सकते इस वक्त। चीन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, चीन की मिलिट्री पावर इस बहुत ज़्यादा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें पाकिस्तान से हाइफनेट कर दिया गया, जो आई मीन कोई मुकाबला नहीं, विच इज़ नो कंपैरिजन, मुकाबला नहीं। बिल्कुल ठीक। अब मैं आता हूँ सिविल सोसाइटी वाली बात आपकी। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी बहबूदी के लिए, हार्मनी के लिए हमेशा सरकार की होती है। हम लोगों ने, मैं तो इसमें 45 साल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, पहली बार सरकार ने हमेशा, जब हम सरकार में थे, हमेशा ये आदेश होते थे कि कम्युनल हार्मनी पे सख्त नज़र रखी जाए। वी कुड नॉट अफोर्ड, ऐसा नहीं कि कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं होता था, कम्युनल डिस्टर्बेंस का तो इतिहास हमारा 100 साल का है जी। और बुरे से बुरे कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी जी। लेकिन खौफ माइनॉरिटी में वो नहीं था जो आज है। वो जिम्मेदारी सरकार की है कि वो खौफ हटाएं। मैं नहीं चाहता आपकी कॉलोनी में एक नौजवान बच्चा सड़क पे चल रहा हो और उसको ये पुलिस वाले को देख के वो डर जाए कि पुलिस वाला मुझे चलते चलते झापड़ मार देगा या थाने में मेरी टांग तोड़ देगा। ये खौफ आपको हटाना पड़ेगा, वो सरकार की जिम्मेदारी। सिविल सोसाइटी मैं अब भी मानता हूँ हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत कर रही है हार्मनी की तरफ। ये लाखों एनजीओज हैं जो हार्मनी की बात करते हैं। आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है कम्युनल हार्मनी की तरफ काम करते हुए। So the civil society understands the dangers around it, but it's up to the government to help civil society to come up and to bay this awful lion in the den. आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, मुझे इनकरेज करेंगे, मुझे कहेंगे कि साहब आज सफरू हाउस में एक सूफी सम्मेलन होगा जिसमें सब लोग आएंगे, वो बात बनती है। When you talk of harmony, मेरा ये मानना है कि 80% जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ फिर ब्रैकेट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो कलेक्टर है, आपका जो एसपी है, जब दिल्ली में 1947 में दंगे हो रहे थे, अंग्रेज कप्तान था जिसको आज आप सुपरिंटेंडेंट पुलिस कहते हैं। जब गांधी जी ने नाराजगी जाहिर की तो सरदार पटेल ने उस अंग्रेज कप्तान से कहा कि 24 घंटे में ये दंगे नहीं रुके तो मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। दंगा हो नहीं सकता अगर कप्तान और कलेक्टर उसको रोकना चाहें। ये मैंने 6 जिलों में कलेक्टरी की है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोई दंगा नहीं हो सकता अगर कलेक्टर और एसपी जागरूक हो। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बरगला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किसको देखता है? आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है ख्वाजा साहब। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। जिसकी हम स्टील फ्रेम कहते थे, वो स्टील फ्रेम को तो आपने तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। दैट स्टील फ्रेम इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन पॉलिटिकल इंटेग्रिटी एंड फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। देव साहब, ये 2 चीज़ें आपकी बात से जो मुझे मिली, तो फॉरेन पॉलिसी की जो आपने बात की, गवर्नमेंट ऑफ द डे का ये कहना है, या जिस तरह से हम उसको समझ पाए हैं मीडिया से और बाकी सोर्सेज से, कि पैलेस्टीन और अरब्स और इज़राइल के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ द डे ने सेपरेट किया है विद दी स्टेट्स ऑफ द गल्फ कंट्रीज जो हमारे हैं। ये एक बात हमारे सामने आती है।
लेकिन ये बात ठीक है कि पैलेस्टाइन के साथ जो ट्रेडिशनल एंगेजमेंट हमारा रहा है और जो हमारी अनस्टिंटेड सपोर्ट रही है पैलेस्टीनियन कॉज को, हमारे आज के माहौल में कहीं ना कहीं उसमें ये महसूस होता है कि जो एक बैलेंस रिक्वायर्ड है, वो बैलेंस कहीं ना कहीं जो है वो उस पर शायद दोबारा से रीलुक करने की और उसको रिविजिट करने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा नजीब साहब जो हमारा एंगेजमेंट है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में, इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ दैट, the amount of foreign exchange that we are earning from these states, that is 5 times more than what we are earning from the United States of America. और हमारे तकरीबन 10 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो गल्फ़ के अंदर काम करते हैं और हमारा हज़ारों बरस का हमारा एंगेजमेंट है ट्रेड के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सिविलाइजेशन के हवाले से अरब्स के साथ में जो है, तो बॉन्ड्स इतने डीप रूटेड हैं कि उनको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। और हमारी इकोनॉमी पे जो उसका बड़ा एक पॉजिटिव और क्रिएटिव इम्पैक्ट है, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो हमारी साइकिल है उसमें जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड जो एक रोल प्ले कर रही है, मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन पॉलिसी को एक होलिस्टिक व्यू उसका लिया जाए तो कहीं ना कहीं जिस बैलेंस की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप उससे एग्री करेंगे कि उस बैलेंस की हमको बेइंतहा ज़रूरत है। और जो रॉन्ग सिग्नल्स हमारे यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाते, जब जो सब हमारे गवर्नमेंट के से जुड़े हुए जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं जो अपने आप को ये शो करते हैं कि एज इफ जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट पार्टनर बाय स्टॉपल, कि वो एक्चुअल पार्टनर होता नहीं है बट द इम्प्रेशन गोज कि एज इफ ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर्स। तो उस तरह का जो एलिमेंट हम सोसाइटी में देख रहे हैं which damages immensely the government of the day and the leadership of the day। तो क्यों ऐसा है कि उस पर जो एक्शन जिस तरह का होना चाहिए और जिस तरह की उसकी एक बैलेंसिंग एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, उसमें हमको भी कमी लगती है। और मैं समझता हूँ आपकी बात से भी ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा है कि उसमें काम करने की ज़रूरत है। बुनियादी चीज़ ये है जजीब साहब कि इकोनॉमी का और सोसाइटल पीस का सीधा संबंध है। सोसाइटी में पीस है, हार्मनी है, तो डेवलपमेंट है। और अगर यहाँ पर कमी है तो सीधा उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे आता है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टमेंट पे आता है। और जो पूरी बिजनेस साइकिल है वो साइकिल जो है कहीं ना कहीं उस पर उसका जाकर अफेक्ट पड़ता है। ये मानते हुए कि आज की सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक फासला है मुस्लिम समाज के बीच में, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, और आज की सरकार के बीच में, और जितना आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए उस इंटरेक्शन की कमी है। और बहुत सारी तरह तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो जायज़ नाजायज़ पैदा हो रही हैं। आप क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक सिविल सर्वेंट होने के नाते और बाकी जो जिम्मेदारियां आपकी रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे आप, जामे के वाइस चांसलर रहे, लेकिन इस सब के साथ आपको एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक थिंकर के तौर पे भी देखा जाता है। आप क्या कहते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपका क्या किस सब्जेक्ट पे व्यू रहता है, तो लोग आपकी तरफ देखते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने RSS के साथ भी एक डायलॉग के अंदर आपका एंगेजमेंट है, उसमें आपके इनिशिएटिव्स भी रहे हैं और काफ़ी पुराने हैं, वो आज के नहीं है। तो RSS के साथ डायलॉग और गवर्नमेंट ऑफ द डे पर उसका इम्पैक्ट, इन दो चीज़ों पर मैं आपका पहले फर्स्ट व्यू चाहता हूँ, फिर कुछ सवाल इसके बाद आपसे करूँगा। ख्वाजा साहब, ये मेरे दिमाग में आज की तारीख में एक कन्फ्यूजन है। जी बताइए। मैंने अपने दोस्तों के साथ आज से 4 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था जी कि हम लोग RSS चीफ से मिलें जी और अपनी दुविधा उनको बताएं जी। और इस उम्मीद से मिले थे कि आज की सरकार में RSS की बात सुनी जाती है। मैं समझता हूँ अगर ये एलाइस को आप छोड़ दें जी तो 90% मिनिस्टर्स इस वक्त जी संघ के बैकग्राउंड से, ठीक है,
तो ये कह देना कि संघ का सरकार पे रोल न हो या संघ केवल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार में उसका हस्तक्षेप नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है। चाहे वो कोई आज वाइस चांसलर हो, चाहे आप हाई कोर्ट जज भी हो, ये सब किसकी सिफारिशों से बनते हैं, ये हम लोगों को वाज़ेह है। तो जिस उम्मीद से हम मिले थे भागवत साहब से, वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। हमने देखा कि जिन घटनाओं के बारे में हमें विशेष चिंता थी, वो घटनाएं बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं और दिन पर दिन बढ़ी। दूसरी तरफ हमने देखा कि भागवत साहब ने खुल के कहा कि ये चीज़ें गलत हैं और आप और हमारे बीच में भाईचारा रहना चाहिए, लेकिन जो भी वजूहात हो, वो बात उनकी कहीं अनकही रह गई या कहीं अनसुनी रह गई। आरएसएस खुद एक मुअम्मा है। मैं जब देखता हूँ आरएसएस की हिस्ट्री, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं गुलवलकर साहब की किताब पढ़ने के बाद उस पर तवज्जो दूँ, जो फाइनल मुसलमानों के लिए एक फ़ाइनल सोल्यूशन की बात करते थे, या मैं देवव्रत साहब की बात सोचूं, जो मेरी नज़र में एक सेकुलर व्यक्ति थे और जिन्होंने आरएसएस को उस गड्ढे से उभारना चाहा, या मैं बीच के आरएसएस संचालकों को देखूं जिन्होंने कुछ नहीं किया और ये जो जहर सोसाइटी में आया है ये उनके दौरान आया है, या मैं भागवत साहब की तरफ देखूं जो एक बात कहते हैं लेकिन नीचे कुछ सुनी नहीं जाती। क्योंकि आज की तारीख में चाहे वीएचपी हो, चाहे बजरंग दल हो, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। जहां तक हमारे डायलॉग का सवाल है, डायलॉग चला, बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत भाईचारे के वातावरण में बातचीत हुई, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला और वो हमारे लिए एक बहुत दुखदाई चीज़ है। ऐसा लगता है कि 4 साल हमारे एफर्ट वेस्ट हो गए। और जो आपने कहा कि मुस्लिम समाज में हमारी इमेज को धक्का लगा, क्योंकि लोगों ने समझा कि ये हमें कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं कि उनसे मिल रहे हैं, जो हमारी कमज़ोरी नहीं थी। मैं समझता हूँ ये हमारी एक इंटरनल स्ट्रेंथ थी कि हमने वो हिम्मत की कि उनको जाके बात करें। लेकिन ये इस बात का हम इकबाल करते हैं कि कोई उसका फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा। लेकिन डायलॉग मैं समझता हूँ जारी रखना चाहिए, इस उम्मीद में कि कहीं 0.001% किसी कुछ फ़र्क पड़ जाए। डायलॉग के बिना तो हालात और बदतर होंगे। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव्स, एंड फॉर लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, बट आई डू बिलीव एंड आई एम कन्विंस्ड दैट द आरएसएस शुड pull its weight with the government more than it's doing. Mr. Bhagwat means what he says. जब वो कहते हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है जी, तो ख्वाजा साहब मुझे ये बताइए कि फिर क्यों चिंता हो रही है, या बार बार क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? अरे भाई, डीएनए तो एक ही है। तो हालांकि बढ़ नहीं रही, लेकिन मैंने आपको एक बात, हाँ मैं समझता हूँ। तो इसलिए ये दिस इज आई कांट अंडरस्टैंड कि ये फ़र्क क्या है। एक आदमी दुपल्ली टोपी पहन के और कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ता है, उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप जो मुसलमानों की तरफ देखते हैं, खास आपसे मेरा मन है, मेरे हिंदू भाई या आरएसएस के भाई, वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी मुसलमान देख रहे हैं की तरफ देख। आपको क्या अधिकार है मेरा राष्ट्रवाद चेक करने के लिए? आप कौन है ये पूछने वाले कि मेरा राष्ट्रवाद पे क्वेश्चन मार्क है? मैंने 44 साल इस सरकार की सेवा की है। मेरे दोस्त जनरल शाह 40 साल जनरल रहे, 71 वॉर में पार्टिसिपेट किया है। मेरे दोस्त कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह के 40 साल इस सरकार की सेवा की है। कौन से राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं हमसे? और मेरी नहीं ख्वाजा साहब, आपके राष्ट्रवाद की बात कौन कर सकता है? क्या आप किसी से कम है? या ये बच्चा जो आपकी फोटोग्राफी इस वक्त कर रहा है, क्या इसका राष्ट्रवाद आपसे या मुझसे कम है? बेशक। तो इसलिए मुसलमान का राष्ट्रवाद क्वेश्चन करना ये इमोरल है, इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम ये आरएसएस के दिमाग से हटाना पड़ेगा, हिंदू भाइयों के दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मुसलमान इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है पाकिस्तान से। बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान आज इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है आइन से,
कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हमें अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ख्वाजा साहब आप देखें, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो मैं आपको कुछ इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट इजाज़त दें प्लीज। 1947 में हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ख्वाजा साहब जी। 300 करीब उसमें मेंबरान थे, और 330 करीब छट गए क्योंकि पाकिस्तान बन गया, तो शायद 278 या कितने रह गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। अच्छा, हालात बहुत ख़राब थे, पार्टीशन हुआ था, मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की थी, पाकिस्तान मिला था, कत्लेआम हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था मुसलमान के ऊपर। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। उसके बावजूद कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट हुई कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट होगा। बिल्कुल। और वहाँ मुसलमान नुमाइंदे भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, ब्राह्मण भी थे। ये डिबेट भी हुई कि भाई उनको तो मुल्क मिल चुका है, अब हम क्यों ना हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज सेड कि नो, इंडिया विल रिमेन अ सेकुलर कंट्री। लेकिन जब प्रियम्बल लिखा गया तो हमने सेकुलर शब्द नहीं लिखा, उसमें हम फ्रेटर्निटी लिखा जी। और फ्रेटर्निटी का एक अलग सेंटेंस लिखा, बिकॉज फ्रेटर्निटी हैज अ लार्जर कॉनोटेशन देन सेकुलर। एब्सोल्युटली। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज आवाज़ उठती है पार्लियामेंट में, एक किसी एमपी ने ये रखा है कि सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। इससे क्या हमको इशारा मिलता है? आप सेकुलर शब्द हटा के आपको क्या मिलेगा? और जब आप कहते हैं आज ख्वाजा साहब के हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो मैं इसका इकबाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान को सेकुलर मानता है। और उस सेकुलर मुल्क में न ये मुस्लिम राष्ट्र है, न ये हिंदू राष्ट्र है, न ये क्रिश्चियन राष्ट्र। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। अमेरिका इज अ क्रिश्चियन राष्ट्र, ठीक, इट बट दे आर सेकुलर। ये हमारा इंग्लैंड, दे लुक टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। अगर हम हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं तो डिफाइन कर दीजिए कि विद इन द एम्बिट ऑफ हिंदू राष्ट्र सेकुलरिज्म और फ्रेटर्निटी की क्या जगह है। लेट अस सी दैट एंड रीड दैट एंड डिबेट दैट। लेट दैट बी डिबेटेड इन पब्लिक डोमेन, कि आप और मैं बैठ के फिर यहाँ पर ये बात करेंगे कि भाई ये बहुत उम्दा चीज़ है कि जब दुनिया अपने धर्म की बात करती है, हिंदुस्तान में is the only country which has majority Hindus, and it's a Hindu country. So if it is a Hindu Rashtra, then we will clearly define and say that fine, we call it a Hindu Rashtra, but you as a Christian or a Muslim or a Sikh have equal place as per the Constitution of India. Let's debate that. Let's not be vague. क्योंकि जब आप कह देते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है ना, तो लोगों के दिमाग में खौफ पैदा होता है। इससे मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप भी इतिहास की तरफ गए और वाजिब तौर पे गए, थोड़ा सा मैं भी इतिहास की तरफ आप और जाना चाहूँगा। देखिए, हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है और उसी के पैरेलल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू महासभा, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी रही है। और मैं इसको लिखता भी रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ, और आज यहाँ आपके साथ उसको दोबारा से उठा भी रहा हूँ। The ideology of Hindutva and the ideology of Veer Savarkar and of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. It is a counter ideology and with a counter narrative to the Indian national movement's ideology represented and reflected by Gandhi, Nehru, Azad and Subhash Chandra Bose and so on and so forth. Now the Bharatiya Janata Party, having its root in that ideology and having its cadre straight away from the Rashtriya Swayamsevak Sangh, now they are in power for the third consecutive term. So for the last 11 and a half years, the government of their day and the governance of their day is based on the counter ideology of Congress or counter ideology of that historical national movement. It is a transition,
and this transition has come through the ballot. Now my point is कि हिंदुस्तान का मुसलमान have been deadly against right from day one against the RSS, against the ideology of Hindutva, against Janasangh, and even today the Muslim society by and large is not comfortable with Bharatiya Janata Party. That's the ground reality, and this is a reality which not only I am saying it, even the BJP and the government of the day also accepts and recognizes it. ये बात अपनी जगह पे हो गई, लेकिन जो लार्जर सच्चाई है वो ये है कि नजीब जंग साहब एक रियलिटी है भारत की, और श्यामलाल यादव जो है वो भी एक रियलिटी है इस भारत की। ना आप कहीं जाने वाले हैं ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। सूनर द बेटा हम एक आपस में जो दूरी बन गई है, और दूरी इसलिए बनी है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि विद सेकुलर पॉलिटी ऑफ इंडिया द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैव grievances and have some complaints. As far as the BJP and the Sangh and the RSS are concerned, उनके साथ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। आज वो पावर में हैं, पावर में आए हैं डेमोक्रेटिकल ऑर्डर के थ्रू आए हैं। कुछ जिम्मेदारियां उनकी हैं कि वो हम तक बढ़ें, कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं कि हम भी उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, जो कोशिश आप जैसे लोग कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत जल्दी में किसी नतीजे पे नहीं पहुँच जाना चाहिए। दूरियाँ 70-80 बरस की दूरियाँ हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इंटरप्रिटेशन के डिफरेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल के भी डिफरेंसेस हैं, और जो थॉट प्रोसेस है वो भी, उसके भी ट्रैक्स कहीं ना कहीं जो है, एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, डेलिकेट भी है, इसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ भी हैं। इसमें आप जैसे लोगों को या उन तमाम लोगों को जो कहीं ना कहीं देश को आगे रख कर सोचते हैं, और कम्युनिटी को भी ऑफ कोर्स साथ में रख के देखना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, उनको हताश नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के, जैसे मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं, उसमें हमको कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि मैं इलेक्शन के में क्या बोला जाता है, मैं उसको अलग रख के देखता हूँ हमेशा। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नहीं दिखता। अगर आपको दिखता है तो आप उसको मुझे टोक भी सकते हैं कि जो अगेंस्ट मुस्लिम्स हो या अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ हो। इसी तरह से जब मैं मोहन भागवत जी को देखता हूँ तो बहुत सी बातें जो आपने कही वो बातें उन्होंने भी कही हैं, और वो भी कंटिन्यूसली एक स्टेटमेंट्स के बाद स्टेटमेंट्स बराबर चले आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो, कि डायलॉग को आपने कहा होना चाहिए, रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि क्या आप ये नहीं समझते कि इस डायलॉग के अंदर और इंटेंसिटी आनी चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट को भी इसमें एंगेज होना चाहिए, बीजेपी को भी इसमें एंगेज होना चाहिए, और हमारी मुस्लिम सोसाइटी के भी थोड़ा सा और लार्जर सेक्शन को इसमें बीच में आना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान, आज का भारत, जो कल का भारत बनाना चाहता है, अगर उसको बनाना है, जो हमें सबको मिलके बनाना है, तो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है इसको पाटना पड़ेगा। और ये एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसको कोई आज माने या इसको कोई कल माने, इसकी ब्रिजिंग जो है ये मस्ट है। आप जैसे लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जो थिंकर्स हैं कम्युनिटी के ख़ास तौर से, और कहीं ना कहीं नेशन के भी थिंकर्स में आपका शुमार होता है, आप जैसे लोगों का होता है, यू शुड नॉट थिंक ऑफ abandoning this, you should continue with this with more intensity, और तो आपका एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप मेरी इस सारी बात पर? जो मैं माजरत से साथ कहना चाहूँगा ख्वाजा साहब के सरकार की तरफ से हमें कोई इनिशिएटिव नहीं दिखता। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का आपने कहा कोई स्टेटमेंट आ जाए, उसकी तो कोई वजह है नहीं कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दें, लेकिन ये वजह है कि वो स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। अगर कल कश्मीर में हमारे बच्चों को जब एडमिशन मिला और मेडिकल काउंसिल ने उस मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस ख़त्म कर दिया क्योंकि 50 में से 42 बच्चे मुसलमान थे, तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया?
अगर छत्तीसगढ़ में कल बजरंग दल के बच्चों ने घुस के बंगाली मुसलमानों की पिटाई कर दी तो क्यों नहीं स्टेटमेंट आया? ये रोज की घटनाएं हैं। आप कह रहे हैं मैं बात करूं, मैं किससे बात करूं? हमसे जितना आप इनिशिएटिव चाहते हैं आपको मिलेगा। आप रोज देखते हैं कि मुसलमानों की तरफ से पिछले 10 साल में कोई अग्रेशन आपको नहीं दिखा है। ठीक बात है। कोई वारदात नहीं हुई है। पेशेंटली देख रहे हैं। एक तरफ तो ये आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी सहम गई है खौफ में कि जरा सी बात होती है तो आप घर गिरा देते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। आपने एक लॉलेसनेस को अनलीश कर दिया है, तो उसके बाद से हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा सिवाय इसके कि बर्दाश्त के। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हम बात करें, लेकिन बात हम सिर्फ आरएसएस से करने से कोई फायदा नहीं है। आरएसएस की पूरी तादाद, भले वो गवर्नमेंट में हो, लेकिन पूरी तादाद इस मुल्क में 4 मिलियन है। हमें पूरे मुल्क से बात करनी है। हमें सिख समाज से बात करनी है, हमें क्रिश्चियन से बात करनी है, हमें दलित से बात करनी है। दलित का आज हिंदुस्तान में हम क्यों सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं? आज भी हिंदुस्तान के गांव में आप दलित को कुएं में नहीं जाने देते, कुएं पानी नहीं भरने देते। आप समाज में उनको मंदिरों में जाने से रोकते हैं। हम सबसे बात करना चाहते हैं और सबको इस ये जो हमारा बुके है, इस बुके को हम समेट के रखना चाहते हैं। लेकिन एफर्ट हम देख रहे हैं कि इस बुके को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। ये ठीक नहीं। टुडे मैंने बार बार ये कहा है ख्वाजा साहब जी कि एक आदमी की वाहिद आवाज़ इस सिचुएशन को ठीक कर सकती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब निकल के खुल के इस बात को करें कि हम सब भाई हैं एक साथ। ये सबका साथ सबका विकास एक बार कह के नहीं चलता। आपको बार वजह से भागवत साहब रिपीट कर रहे हैं, वही बात प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपीट करनी पड़ेगी। और जहां कानून तोड़ा जाता है वहां के डीएम को और एसपी को आपको सजा देनी होगी। ये थानेदार आज आके बदतमीजी कर सकते हैं? ये क्या है? ये तो कभी परमिटेड नहीं था एक सभ्य सोसाइटी में। तो ये हमको देखना होगा कि हमारी जो एजेंसीज हैं जो इम्प्रेशन दे रही हैं जनता में कि हम बिल्कुल सरकार की गोद में आके बैठ गए। इंडिपेंडेंट एजेंसी, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे सीएजी हो, चाहे ईडी हो, which is supposed to function under the constitution, are today given the impression कि we function under a diktat. So मुल्क को कॉन्फिडेंस आपको देना है। हमने बहुत धक्के खाए हैं। देखिए ये पीछे 75 साल में हमने वो इमरजेंसी भी झेली है जी, लेकिन उससे हम उभरे हैं। और दूसरी बात खासा प्लीज समझें कि 11 साल इज अ ब्लिप इन हिस्ट्री। ये दौर भी खत्म होगा, तो ये मान लेना कि ये दौर हमेशा रहेगा ये भी सही नहीं। लेकिन इस दौर के साथ हमें चलना है और जब तक चलेगा इसको निभाना है। ये हमारी ड्यूटी है जी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो इसलिए हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट का साथ दें और हम देते हैं जी। लेकिन गवर्नमेंट का भी ये ड्यूटी है कि भाई कुछ हाथ तो बढ़ा दीजिए हमारी तरफ। आई एम नॉट स्पीकिंग एज ए लीडर, आई एम स्पीकिंग एज एन इंडिविजुअल हु फील्स हरास्ड बाय व्हाट आई रीड इन द न्यूज़पेपर्स एवरी डे। I don't want to be subject to this terror that a poor man is beaten up in some gully by goons. ये सिर्फ इतना कहना था। हम डायलॉग करें और इसको बढ़ाएं और इसी उम्मीद में बढ़ाएं कि कितना लिमिटेड हमारा सक्सेस क्यों ना हो, लेकिन वो 0.01% भी चल जाए ख्वाजा साहब तो हमारे लिए मायने रखता है। नदीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इस नोट पे अपनी इस डिस्कशन को ख़त्म करना चाहूँगा कि मुल्क, राष्ट्र, देश, हम सब की उम्मीदें सीधी उससे जाकर जुड़ती हैं। और देश के अंदर अगर घृणा का माहौल हो, द्वेष का माहौल हो और आपस में एक दूसरे पर भरोसे में कमी का माहौल हो, तो ये किसी एक कम्युनिटी की चुनौती नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का चैलेंज नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का चैलेंज है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को समाज के सामने, राष्ट्र के सामने लाया जाए जो देश की चिंता करते हैं, देश के हवाले से कोई चिंतन रखते हैं, कोई फ़िक्र रखते हैं। और हम अपने इस मीटिंग ऑफ माइंड्स के चैनल के ज़रिए से अदीब साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों को ज़हमत दें, आप लोग जैसे लोगों को यहाँ बुलाएं
और एक ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, जिससे कि सरकार तक, हमारी एजेंसियों तक, हमारे समाज तक, हमारी कम्युनिटी तक और हमारी सिविल सोसाइटी तक एक ईमानदार गुफ्तगू पहुँचे। हम किसी को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, किसी को कंडेम करने के लिए नहीं यहाँ बैठे हैं। हमारा पर्पस ये है कि हम अपने इस राष्ट्र का रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं, जिसके में एक सोबराइटी हो, एक सोफिस्टिकेशन हो, कोएग्जिस्टेंस हो, हार्मनी हो। देश को आगे अगर जाना है, जो ज़रूर जाना है, तो उसके लिए ये खौफ का माहौल, ये सहमा हुआ माहौल, ये एक दूसरे पर कम भरोसे का माहौल, इस पर हम सबको मिलकर काबू पाना होगा। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जहाँ शुक्रगुजार हूँ उन तमाम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का, जो मोहन भागवत जी की तरफ से आए या मोदी जी की तरफ से आए, वहीं मैं इन दोनों से ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो बातचीत आज यहाँ हमारे यहाँ हुई है और आगे भी जो बातचीत हमारे यहाँ होती रहेगी, उसका जो मकसद है वो यही है कि आपस में हम सब एक परिवार की तरीके से रहें, बने और उसी तरह से हम चलें, क्योंकि उसी से हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम सब के दिल पहुँचना चाहते हैं। दीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी सुलझी हुई गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने बुलाया, शुक्रिया।